हेलो अभिमान, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, आज की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ पीजीबीपी की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो भाई आपको तो पता ही है, जैसे मैंने सैलरी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था, है ना, वैसे ही पीजीबीपी की इनकम की प्रैक्टिस करने वाला हूं, जिसमें फोकस क्या रहेगा, फोकस रहेगा आपके पुराने पेपर, पिछले पेपर। साथ में क्या प्रैक्टिस रहेगी, एमक्यूपी की, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको दिए हैं। इसके अलावा स्टडी मैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से करने हैं और क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? सो हम लोग आज की वीडियो के अंदर पीजीबीपी को बहुत अच्छे से फोकस करने वाले हैं भाई साहब, ठीक है। अगर आप लोगों ने पीजीबीपी को रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज आप मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक लेंगे, कौन से वाला, पीजीबीपी का, जिसमें मैंने पीजीबीपी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। 2 से ढाई घंटे की वीडियो है, वो अगर आप पूरी देख लेते हो तो आपका पीजीबीपी पूरा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और भी आसान हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पीजीबीपी की इनकम को सॉल्व करना पुराने पेपर से। तो आप लोगों को तो पता ही है, मैंने न्यू सिलेबस का पेपर सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, न्यू सिलेबस का पेपर सॉल्व किया हुआ है, जो कि जून 2023 में हुआ था। उन बच्चों का पेपर का लिंक अगर किसी ने नहीं देखा है आप लोगों में से, तो जून 2023 का जो लिंक है वो आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी रिसीव कर सकते हो। आप क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो आपको मैं ओल्ड सिलेबस की जो पास पेपर्स हैं वो पहले देखा रहा हूं, और फिर उसके बाद, अच्छा ये वीडियो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों बच्चों के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। कहीं ये मत सोचना कि सिर्फ नए बच्चों के लिए या ओल्ड बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए, पीजीबीपी तो सभी के लिए है, हाँ या ना। अब हम लोग यहां पे ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि एग्जाम में कैसा ट्रेंड आया है। जून 2023 में क्या था, इससे पहले दिसंबर 2022 में क्या था, फिर दिसंबर 2021 का पेपर में क्या आया, फिर दिसंबर 2019 में पेपर में क्या आया, बीच में कोविड हो गया तो नहीं हुआ पेपर, जून 2019 के पेपर में क्या आया, और फिर मैं आपको एमक्यूपी भी डिस्कस करूंगा, जो कि है सेट नंबर 2। सेट 1 अगर आप लोगों ने, आपको पता होना चाहिए, मैंने सेट 1 ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। अगर आप लोगों ने सेट 1 नहीं देखा है, न्यू सिलेबस का एमक्यूपी सेट 1, तो वो भी मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 वीडियोस मिलेंगी। पहली, आपको पीजीबीपी के कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन मिल जाएगी। नंबर 2, आपको मेरा सॉल्व किया हुआ पेपर जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से था जून 2023, वो वाला पेपर का लिंक मिल जाएगा। और नंबर 3, मैंने एमक्यूपी जो मॉडल क्वेश्चन पेपर न्यू सिलेबस में आया हुआ है सेट 1, वो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो वो भी, उसका लिंक भी आपको इसी में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करें दोस्तों, पीजीबीपी इनकम। चलो आओ बच्चों, मैं पहला पेपर जो डिस्कस करने वाला हूं वो है जून 2023 का ओल्ड सिलेबस, ठीक है। आओ जरा देखते हैं जून 2023 का ओल्ड सिलेबस। ये जून 2023 का ओल्ड सिलेबस का पेपर है, ठीक है जी। जून 2023 का ओल्ड सिलेबस का पेपर, जिसमें पीजीबीपी का क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। तो पीजीबीपी का एक क्वेश्चन आया, काफी अच्छा क्वेश्चन आया, मुझे ऐसा लगा कि इसका लेवल अच्छा है, इसके अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें पूछी गई हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। और एग्जाम में अगर ये लेवल जून 2023 में आया, तो मैं उम्मीद करता हूं दिसंबर 2023 में भी लेवल जो हुआ अच्छा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट पीजीबीपी का है, और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये है बच्चों 9 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है जी। आओ जरा देखते हैं। मिस्टर सूरज इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग टॉयज। द P&L account for the year ended 31st March 2023 shows a net profit of 2,58,000 after debiting or crediting the following items। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि ये आइटम्स नीचे वाली जो है वो डेबिट क्रेडिट हो चुकी हैं, ठीक है जी। कह रहा है पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन 2500 रुपए वॉज पेड टू ब्रदर ऑफ सूरज फॉर लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। यानी आपने लोन लिया है एडवांस टैक्स को पे करने के लिए। मुझे बताओ, क्या इनकम टैक्स इज योर पर्सनल? यस। क्या आपने उसके लिए लोन लिया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या उसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए? देखो, पॉइंट ये नहीं है कि भाई को नहीं दे सकते, भाई को देना इज कोई दिक्कत नहीं है हमें, भाई को देने में, भाई को दे दिया लोन का इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहली बात ध्यान रखनी होती है कि एक्सेसिव ना हो, कहीं ज्यादा इंटरेस्ट ना दे रहे हो। अगर इंटरेस्ट नॉर्मल भी दे रहे हो, बट लोन किस चीज के लिए है वो भी बहुत जरूरी है। अगर लोन का पर्पस बिजनेस नहीं है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी नहीं। तो दोस्तों, क्या इस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। तो ये 2500 रुपए अलाउड नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझे? नंबर 2, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 assessee has claimed 45,000 बैड डेट, आउट ऑफ विच ओनली 35,000 वाज अलाउड। 45,000 का बैड डेट ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं,
35,000 सॉरी क्लेम किया था मतलब बैड डेट 45,000 का था, हमें मिला कितना था डिडक्शन, हमें उस टाइम पे डिडक्शन कितनी मिली थी 35 की। क्या मैं कह सकता हूं कि उस 10,000 रुपए पर टैक्स आपने उसी टाइम पे दे दिए थे? बोलो 45,000 रुपए का बैड डेट जो मेरा पिछले साल में था 2018-19 में, पर मुझे इनकम टैक्स वालों ने 35,000 की डिडक्शन अलाउ करी। इसका मतलब है 10,000 की डिडक्शन अलाउ नहीं करी, इसका मतलब है वो 10,000 इनकम में ही होंगे। हाँ 10,000 इनकम में ही होंगे, इसका मतलब है उस 10,000 पे टैक्स मैंने 2018-19 में ही दे दिया होगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25,000 की रिकवरी हुई। क्या 25,000 की रिकवरी टैक्सेबल होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, बट उसमें से 10,000 रुपए तो पहले ही टैक्सेबल हो गए होंगे। बोलो हाँ या ना। जब पहले 10,000 रुपए टैक्सेबल हो गए होंगे तो क्या दोबारा होंगे? नहीं होंगे। ये 10,000 रुपए, इस 25,000 में से 10,000 रुपए पर टैक्स दोबारा नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस 25,000 रुपए में से 10,000 रुपए के ऊपर टैक्स दोबारा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, ये 25,000 ऑलरेडी क्रेडिटेड है, हमें 10,000 रुपए क्या करना है, टैक्सेबल नहीं होगा, उसके बारे में मेंशन करना है। क्या मेरी बात समझे? ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ 5,000 टुवर्ड्स यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरफ कंट्रीब्यूट किया, तो भैया यूआरपीएफ के लिए तो अलाउड ही नहीं होना सकता है कि नहीं? तो यूआरपीएफ के लिए पे किया तो रिडक्शन नहीं मिलेगी। लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईटीआर। अब देखो आईटीआर एक कंसल्टेंसी के लिए चार्ज है, कंसल्टेंसी बिजनेस की कंसल्टेंसी है, ठीक है, बिजनेस का इनकम टैक्स है जिसमें आपका भी इनकम टैक्स, जब प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर का जो इनकम टैक्स होता है वो बिजनेस का इनकम टैक्स वही होता है, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि अगर इनकम टैक्स पे करने के लिए कुछ होता तो बात अलग होती, बट ये इनकम टैक्स की रिटर्न है, ये कंसल्टेंसी के खर्चे हैं। कंसल्टेंसी के खर्चे बिजनेसमैन इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं। तो अगर आप देखो लीगल एक्सपेंसेस सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, एक बिजनेस के लिए, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वाले अलाउड नहीं होते हैं, बिजनेस वाले अलाउड हो जाते हैं, तो बिजनेस वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझे? लीगल एक्सपेंसेस ये वाले मिल जाएंगे। आगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1,20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2 लाख आर अंडर वैल्यूड बाय 10%। मतलब 1,20,000 का ओपनिंग स्टॉक 10% से बिलो है। क्या मैं कह सकता हूं ये 1,20,000 का ओपनिंग स्टॉक 90% है? हाँ ये 90% है। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए है, क्या मैं कह सकता हूं ये भी 90% है? हाँ ये भी 90% है। मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे कम दिखा रहा हूं तो क्या खर्चे कम दिखा रहा हूं? हाँ खर्चे कम दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब है मेरा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा आ रहा होगा। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं प्रॉफिट कम हो जाएगा? हाँ ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाता है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दूंगा, जैसे वो अंडर वैल्यूड था, बढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट क्या बढ़ जाएगा? हाँ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। यस और नो एवरीवन? तो ये ट्रीटमेंट करनी होगी। गिफ्ट ऑफ 24,000 रुपए वॉज रिसीव फ्रॉम सप्लायर फॉर अचीविंग अ टारगेट सेल। मुझे एक बात बताओ, ये एप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस है, बिजनेस को एप्रिशिएट करने के लिए कोई गिफ्ट देता है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर इन्होंने 24,000 रुपए को पीजीबीपी इनकम में दिखा दिया तो गलत क्या किया, सही तो किया। आगे आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी 25,000 रुपए हैज बीन पेड ऑन 31 दिसंबर 2023। तो कस्टम ड्यूटी 25,000 रुपए की थी जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दी 31 दिसंबर 2023 को। मुझे बता दो ये जो 25,000 रुपए पे किए गए हैं आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी, कब किए गए हैं? 31 दिसंबर को पे किए गए हैं। अब बताओ क्या ये रिटर्न की डेट निकल नहीं गई होगी? हम 2022-23 के लिए निकाल रहे हैं, रिटर्न की डेट निकल नहीं गई होगी? रिटर्न तक भी अगर पे कर देता एज पर सेक्शन 43B, रिटर्न तक भी पे कर देता तो भी डिडक्शन अलाउ हो जाती। यस और नो एवरीवन? तो मुझे बताओ क्या ये 25,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो हमें क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 50,000 being a cost of trip to a Singapore by an employee for 10 days. However, only 8 days trip is useful to the business and 2 days. अरे यार ये तो स्टाफ वेलफेयर है ना। अगर आपने 10 दिन के लिए अपने इंप्लॉई को भेज दिया जिसमें 8 दिन वो ऑफिशियल ट्रिप के हिसाब से एंजॉय कराया, तो सॉरी 8 दिन के हिसाब से ऑफिशियल ट्रिप वाला काम कराया और 2 दिन में वो एंजॉय भी किया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये ऑफिशियल ही माना जाएगा। और अगर ऐसा कुछ किया भी है तो ये वेलफेयर में है, स्टाफ वेलफेयर, तो खर्चा अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या मेरी बात समझे? कुछ नहीं करेंगे। Apart from the above, during the previous year, he came to know that former employee has embezzled cash. कोई पुराना इंप्लॉई है जिसने कैश की चोरी की थी और वो पकड़ी गई थी 31। कब पकड़ी गई थी? वो पकड़ी तो ड्यूरिंग द ईयर गई है, बट वो चोरी करी गई थी 31 मार्च 2022। ये बात अब पता चली आपको ड्यूरिंग द ईयर। मुझे बताओ क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर चोरी जिस वक्त पकड़ी जाए उस साल में ही P&L अकाउंट में खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अगर नहीं किया रिकॉर्ड तो कर दो 5,000 रुपए। क्या मेरी बात समझे? कंप्यूट द इनकम अंडर दैट पीजीबीपी फॉर मिस्टर सूरज फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो आपको इनकम फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता ही है नेट प्रॉफिट एज पर P&L जो कि है 258, ठीक है। यहां पर मैं
नेट प्रॉफिट एज पर P&L, ठीक है 258। अब इसके बाद ये इंटरेस्ट जो दे रहा है 2500 रुपए, वो भाई को इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने एडवांस टैक्स पे करने के लिए लोन लिया था। भाई ये इसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, क्योंकि अलाउ नहीं होगी और आपने उसकी डिडक्शन ले रखी है, तो हम क्या कर देंगे, एड बैक। क्या कर देंगे, एड बैक। एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड का मतलब है ऐसे खर्चे जिनको डेबिट तो कर दिया बट अलाउ नहीं होने चाहिए, तो प्लस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन, अच्छा पहले ये बताओ, इस वाला बताओ, बैड डेट वाला। बैड डेट वाले केस में क्या करूं, 45,000 का बैड डेट है, जिसमें से 35,000 रुपए अलाउ हो गया था, 10,000 रुपए उस वक्त अलाउ नहीं हुआ था, यानी 10,000 रुपए उसी साल टैक्सेबल हो गए होंगे। तो जब 25,000 की रिकवरी हुई तो उसमें से 10,000 रुपए तो टैक्सेबल होने नहीं चाहिए, तो 10,000 हटा दो, जो बच गया कितना बच गया, 15,000, वो टैक्सेबल होना चाहिए। तो 15,000 अगर टैक्सेबल होना चाहिए मैं कह रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं 10,000 टैक्सेबल नहीं होना चाहिए? आपने तो पूरे 25,000 के लिए इंफॉर्मेशन क्रेडिट कर दी होगी। हम लोगों ने पढ़ा ना ऊपर क्या लिखा है कि ये डेबिट एंड क्रेडिट हो चुके हैं, तो 25,000 पूरे क्रेडिट हो चुके होंगे, बोलो हाँ या ना। तो 25,000 क्रेडिट हो चुके होंगे, तो क्या इसमें से 10,000 रुपए ज्यादा टैक्सेबल नहीं हो गया? हाँ, तो हमें क्या करना होगा, वो कम करना होगा। तो 10,000 रुपए से टैक्सेबिलिटी हटानी होगी। क्या मेरी बात समझे? मैंने यहां लिख दिया रिकवरी ऑफ बैड डेट नॉट टैक्सेबल। क्या मेरी बात समझे? ये टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये हटा दिया। आगे कंट्रीब्यूशन ऑफ 5,000 टुवर्ड्स यूआरपीएफ, तो ये तो मैंने आपको बताया यूआरपीएफ तो अलाउ कहां से हो गया, तो इसलिए एड बैक कर देंगे। आगे लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईटीआर, मैंने बताया ये एक्सपेंसेस अलाउड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 का है, इसको अंडर वैल्यूड कर दिया, यानी ये 90% के बराबर है। तो क्या मुझे इसको कन्वर्ट करना चाहिए और मुझे निकाल देना चाहिए वो 10% कितना आ रहा है? तो मैं कैसे करूंगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये निकल गया 13,333 रुपए। मतलब इतने से ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। तो बताओ, कम कर दिया 13,333। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो मतलब हमें क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस। तो बताओ ये एंट्री समझ में आ गई? ओके, अब बता दो। गिफ्ट ऑफ 24,000 रुपए वॉज रिसीव फ्रॉम सप्लायर फॉर अचीविंग टारगेट सेल, तो ये तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है मुझे, तो ये टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में, कुछ नहीं करेंगे। 25,000 रुपए की कस्टम ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन दिस डेट, बट ये डेट गलत है क्योंकि रिटर्न के बाद पे किया तो इसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, तो ये 25,000 रुपए एड बैक हो जाएगा, हाँ या ना। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट बाय कैश, देखो चोरी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड करो, नहीं किया तो रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट में से माइनस करो, 5,000 रुपए माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? बस, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपकी पीजीबीपी इनकम आ जाएगी 2,84,389। क्या मेरी बात समझे बच्चों? मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन स्टडी मैट के अंदर भी है, बट आपके स्टडी मैट में सरासर गलत है, आंसर सरासर गलत है। मतलब कहते हैं ना थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही गलत। मैं क्या ही बताऊं, क्या ही तारीफ करूं उनकी, ठीक है, जिन्होंने बनाया ये स्टडी मैट, ICMAI का स्टडी मैट। मत, इससे अच्छा मत ही बनाओ, बच्चों को कंफ्यूज करने से अच्छा है मत बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि इन्हीं के जून 2023 में इन्होंने सजेस्टेड आंसर तो नहीं दिया है जून 2023 में, बट जून 2023 का इन्होंने फाइनल आंसर दे दिया जो मेरे इस फाइनल आंसर के साथ मैच हो रहा है। ये देखो ये सामने 284,389। क्या मेरी बात समझे? तो इस तरीके से है, तो आपको पता ही नहीं है कि भैया पेपर क्या बना रहे हो और पेपर में कुछ और डाल रहे हो, आपके स्टडी मैट से ही आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बच्चों को परेशान करके रखा हुआ है, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो क्या मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन। ओके, आ जाते हैं दिसंबर 2022 के पेपर में। तो दिसंबर 2022 मैं ले आता हूं आपके पास, ये रहा दिसंबर 2022 का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, और इसमें मुझे दिख रहा है टैक्स का पीजीबीपी का क्वेश्चन, और वो है पीजीबीपी का क्वेश्चन, ये मुझे दिख रहा है। भाई साहब मैं कहूंगा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर डिप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है? डिप्रिसिएशन निकालो। तो देखो वैसे और डिप्रिसिएशन का टॉपिक बहुत आसान होता है, ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी ज्यादा है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैन्युफैक्चरिंग करता है तो क्या मैन्युफैक्चरर्स को एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है? हाँ। क्या एडिशनल डिप्रिसिएशन पुरानी प्लांट एंड मशीनरीज में भी मिलता है? नहीं, तो सिर्फ नई प्लांट एंड मशीनरीज में मिलता है। पुरानी आपके पास WDVs दी हुई हैं, आपके पास एक्वायर्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी दी है 10 लाख की, तो क्या इस पर आपको एडिशनल डेप मिल जाएगा इस 10 लाख पे? यस, इस 10 लाख पे एडिशनल डेप मिल जाएगा। बट ध्यान से देखो इसका पुट टू यूज 10 जनवरी है। 10 जनवरी का मतलब है कि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, और लेस देन 180 डेज है तो एडिशनल डेप वैसे 20 होता है, बट यहाँ पे 10 मिलेगा इसको, ठीक है। अच्छा नॉर्मल जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, अच्छा ओल्ड वालों को तो मिलेगा ही नहीं। फर्नीचर में मिलता है एडिशनल डेप? मिलता ही नहीं। बिल्डिंग पे मिलता है एडिशनल डेप? कभी नहीं मिलता। आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन में लिखा है 1/4/2021 में जो 20 लाख है ना, उसमें 8 लाख रुपए की नई मशीन है।
जो कब खरीदी थी? 22 जनवरी 2021 को खरीदी थी, मतलब 1/4/2001 से कुछ दिन पहले, ठीक है। और 1 फरवरी 2021 को यूज कर ली थी, मतलब इसका मतलब ये है 1 फरवरी 2021 को यूज करनी स्टार्ट कर दी थी। वो वाली मशीन यहां पर है इसके अंदर, और वो 8 लाख की नई मशीन थी उस टाइम पर। मुझे एक बात बताओ, वो क्या कहना चाहता है? कहता है वो जो 8 लाख की जो नई मशीन पिछले साल खरीदी थी, है ना, पिछले साल की शुरुआत में खरीद ली थी, मतलब पिछले साल के एंड में खरीद ली थी, तो जो आपने उस टाइम पर एडिशनल डेप का हाफ रेट लिया होगा, बोलो हाँ या ना? तो बाकी का बचा हुआ हाफ कब लोगे? इस साल में लोगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? फिर से समझो, मैंने बोला जो पिछले साल में आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया होगा उस नई मशीनरी पर, इसकी वैल्यू 8 लाख रुपए है, लिया होगा। एडिशनल डेप कितना लिया होगा? हाफ लिया होगा, क्योंकि पिछले साल 2021 फरवरी 2021 में पुट टू यूज किया है, तो मार्च तक तो हाफ रेट ही बनता होगा। हाँ, हाफ रेट बोला होगा, तो हाफ रेट लिया होगा आपने पिछले साल। तो क्या मैं कह सकता हूं हाफ रेट लेने के बाद इस साल में वो बाकी का हाफ रेट लेगा? हाँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन में पढ़ते हैं हम लोग ये बात कि अगर पिछले साल का एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ बच गया है तो वो इस साल में एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ ले लेंगे उस 8 लाख रुपए की वैल्यू पर। क्या मेरी बात समझे? यानी इस 20 लाख में से भी 8 लाख पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का हाफ रेट मिलेगा, और बाकी 10 लाख पर तो मिलेगा ही एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाकी ये इस पर तो मिलना नहीं है, इन पे तो मिलता ही नहीं है, फर्नीचर और बिल्डिंग्स पे। तो बस बिल्डिंग में एक बात है, 5 लाख रुपए लैंड है, तो भाई 20 लाख में से 5 लाख रुपए लैंड है, तो 5 लाख लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं ना, तो वो हटाना होगा। तो बिल्डिंग कितने की हुई? 15 लाख की, तो 15 लाख पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। आओ सर स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग WDV दी हुई है, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है 20 लाख रुपए, तो मैंने लिख दी है। 1,40,000 फर्नीचर एंड फिटिंग्स लिख दिया है, बिल्डिंग 9,90,000 लिख दिया है। क्या मेरी बात समझे? इसके बाद नई फर्नीचर एंड फिटिंग्स, नई फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपको दी हुई है 1,40,000 रुपए की, सॉरी नई फर्नीचर फिटिंग से 60,000 रुपए की, वो मैंने लिख दी है। अच्छा, क्वेश्चन में देखो ये 30 सितंबर 2021 को पुट टू यूज किया है, क्या ये 180 डेज से ज्यादा है? हाँ, 180 डेज से ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा बताओ, 20 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए लैंड है, तो वो उठा के 15 लाख रुपए की बिल्डिंग, तो 15 लाख रुपए की जो बिल्डिंग है वो भी 180 डेज से ज्यादा है। यस, 180 डेज से ज्यादा है, इसलिए ये भी फुल रेट लगेगा। अच्छा मुझे बताओ, जो ओल्ड प्लानर मशीनरी खरीदी थी, क्या इस पे भी 180 डेज से ज्यादा है? हाँ, ये भी 180 डेज से ज्यादा है, तो ये भी आपको क्या होगा? फुल रेट डिप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। लेस देन 180 डेज वाली कौन सी है? लेस देन 180 डेज वाली है ये 10 लाख वाली, तो इस पर क्या लगेगा? हाफ रेट लगेगा, ठीक है जी। आगे आ जाओ, ये वैल्यू ब्लॉक आ जाएगा, ये आपको पता ही है वैल्यू ब्लॉक कैसे निकालते हैं। ये आने के बाद कोई एसेट तो बेचा ही नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। क्लोजिंग WDV आ गई। अब हम निकालेंगे सबसे पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है बताओ? नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है? प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन रेट होता है 15, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन होता है 10, बिल्डिंग का भी होता है 10, ठीक है। अब बताओ, पहले तो प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 25 लाख रुपए की मशीनरी। बताओ 25 लाख क्या है? ये 20 लाख और ये 5 लाख, टोटल कितना हो गया? 20 और 5 25 लाख। 25 लाख के ऊपर 15%, बोलो हाँ या ना? फुल रेट लगना ना 15%, ठीक है। और बाकी के बचे हुए 2 लाख, जो बाकी के बचे हुए 10 लाख है, ये जो 10 लाख है इस पर क्या लगेगा? हाफ रेट 7.5%। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब बात करते हैं फर्नीचर की, तो फर्नीचर में 1,40 और 60, 2 लाख रुपए पर फुल रेट 2 लाख का 10%। क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। और फिर इसके बाद जो 2490 की मशीन, 2490 की बिल्डिंग्स हैं, तो उस 2490 की बिल्डिंग पर भी फुल रेट लग जाएगा, तो ये कितना आएगा? 2,49,000। क्या ये बात समझ में आई? नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाना है हाफ रेट, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाना है हाफ करना है, तो ये आपको पता है कैसे किया होगा। 10 लाख रुपए की बिल्डिंग, 10 लाख रुपए की क्या होगी? 10 लाख रुपए की क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी होगी, और उसके ऊपर 7.5% का, तो 75,000 हो गया। बोलो येस और नो एवरीवन, ठीक है। तो ये हाफ रेट हो गया, ये फुल रेट हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये हाफ रेट हो गया और ये फुल रेट हो गया। तो ये तो हम लोगों ने नॉर्मल निकाल दिया। अब लगाते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। जब एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो बताओ कैसे निकालूंगा? 10 लाख रुपए पर लगेगा एडिशनल डेप? यस, 10 लाख के ऊपर 10% लगेगा, क्योंकि ये 10 जनवरी 2022 को पुट टू यूज किया, यानी लेस देन 180 डेज। तो 10 लाख के ऊपर 10% हाफ रेट के हिसाब से 1 लाख रुपए बनते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, 8 लाख रुपए की जो मशीन है, जो पहले से मौजूद थी, जो कि 20 लाख के अंदर थी, उसका हाफ रेट तो पिछले साल ले लिया होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, बाकी का हाफ आज मिलेगा। बोलो हाँ या ना? इस साल में तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएंगे। मुझे बताओ सारे टोटल डेप्रिसिएशन कितने होंगे? 375, 75, 1 लाख और 80,000 टोटल कर देंगे तो 6,30,000 बनते हैं। इसी तरीके से मैं निकाल दूंगा फर्नीचर का, तो फर्नीचर का बनता है 20,000, और इसी तरीके से मैं बिल्डिंग का निकाल दूंगा तो आ रहा है 2,49,000। क्या ये बात समझ में आई? ये था मेरा कौन सा पेपर? दिसंबर 2022 का ओल्ड सिलेबस। आसान था, बहुत आसान था।
मैं तो कहता हूं बहुत ही आसान था। 7 नंबर का ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार नहीं आता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये था हमारा 5th का ए पार्ट। फिर इसके बाद दिसंबर 2022 के बाद आपका पेपर जो है दिसंबर 2021 में क्या आया, आओ जरा देखते हैं। दिसंबर 2021, ये दिसंबर 2021 ये कोविड के टाइम का पेपर था। ठीक है, कोविड के टाइम का पेपर था दिसंबर 2021 का, और उस टाइम पे ऑनलाइन आपके पेपर हुए थे। तो ऑनलाइन पेपर में कुछ इस तरीके से पेपर बनाए गए थे। तो हमें कोई बात नहीं, मेरे को क्वेश्चन देखना था कि क्या आया। क्वेश्चन अच्छा आया, क्वेश्चन अच्छा आया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा आया। ये क्वेश्चन नंबर 1 8 नंबर का क्वेश्चन दिया था, अच्छा खासा क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने ऑनलाइन में भी। ठीक है, तो ये देखो मैंने उसको पूरी वर्किंग कर दी है, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। अब ये देखो, मेसर श्रीधर एंड कंपनी एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है ओन्ड बाय मिस्टर पी। ठीक है, मिस्टर पी इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी श्रीधर कंपनी लिमिटेड, यानी पहले प्रोप्राइटर थे, अब आप कंपनी बन गए हो विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 29 2020। द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज ऑन April 1 2020 आर एज फॉलोज। ये कुछ WDVs दी हुई हैं। ठीक है, ये दोनों तीनों की WDVs दी हुई हैं। फर्दर ऑन 15th of October 2020 मेसर श्रीधर कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर 5 लाख रुपीज। तो प्रोप्राइटरशिप ने 5 लाख रुपए की एक प्लांट और खरीदी। आफ्टर कन्वर्जन कंपनी एडेड अनदर प्लांट फॉर ₹250। These payment in all the cases were through account pay check. Compute the depreciation allowable to Mr. P and Mr. Sridhar and Company Limited. मुझे एक बात बताओ, आप प्रोप्राइटर के लिए अलग निकालोगे, कंपनी के लिए अलग निकालोगे, आपको पता है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट। तो करना क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आता है उसको नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर जितने दिन के लिए एसेट प्रोप्राइटरशिप के पास था उतने दिन का डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली उधर दे देंगे, और जो बाकी के दिन है वो डेप्रिसिएशन उधर बांट देंगे। किसके पास बांट देंगे? कंपनी के पास बांट देंगे। क्या मेरी बात समझे? तो बताओ, ओपनिंग WDV आपको कितनी दी हुई है? ओपनिंग WDV दी हुई है 3,50,000 और कितनी दी हुई है? 3,50,000 और 2 लाख रुपए। क्या मेरी बात समझे? अच्छा, मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपने 15 अक्टूबर को एक 5 लाख की मशीन खरीदी। 15 अक्टूबर का मतलब है पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। ठीक है, तो क्या ये ऐड कर दूं? हाँ। अच्छा, एक और प्लांट खरीदा है आपने जो कि आफ्टर कन्वर्जन खरीदा है। आफ्टर कन्वर्जन की डेट दी हुई है क्वेश्चन में 29 नवंबर 2020। कन्वर्जन हुई है 29 नवंबर 2020 के। इसका मतलब है कि ये मशीन आपने इस डेट के बाद भी खरीदी, इसके डेट भी ये बाद खरीदी है, तो ऑब्वियसली ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज बन जाएगा। तो यानी इस पर भी हाफ रेट लगेगा। बोलो हाँ या ना? 2.5 लाख पे, तो 2.5 लाख। टोटल मशीनें मैंने लिख दी, कितनी हो गई टोटल मशीनें, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, तीनों लिख दिए मैंने। फिर इसके बाद क्या करना है? सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड 3,50,000, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो सारा एज इट इज आ गया। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जब मैं निकालने गया तो इस पर तो मैं सीधा 35,000 कर देता हूं। कैसे? क्योंकि इस पर 10% होता है, तो 10% लगा दिया। इस पर भी बहुत आसान था, बिल्डिंग पर 50,000 रुपए के ऊपर 5%, सॉरी 10%, फर्नीचर के ऊपर 50,000 के ऊपर 10%, 5,000 रुपए। तो ये भी बहुत आसान था, ये भी हो गया। अब इस 9.5 लाख रुपए में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख रुपए पर तो फुल रेट लगेगा। 2 लाख पे क्या लगेगा? फुल रेट। बाकी 5 और 2.5 यानी 7.5 लाख रुपए पर लगेगा हाफ रेट। तो क्या किया, ये देखो 2.5 पे 2 पे लगाया फुल और 7.5 लाख पे लगाया हाफ रेट। तो बताओ 86,250 आता है। क्या मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन निकाल लिया, अब हमें क्या करना है? प्रोप्राइटरशिप में और कंपनी में डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कर देते हैं। सबसे पहले ये देखो, जो एसेट शुरू से पहले से ही मौजूद थे 1 अप्रैल को, उन एसेट्स का डिवीजन कैसे करना है? तो फॉर ओपनिंग वैल्यूज ऑफ ऑल द एसेट्स, ठीक है, सारे एसेट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कितने डेज का बनेगा और कंपनी के लिए कितना बनेगा? कितने दिन के लिए प्रोप्राइटरशिप के पास था वो एसेट और कितने दिन के लिए कंपनी के पास था वो एसेट? कैसे निकालेंगे भाई? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 अप्रैल यानी 30 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में चेक करो। क्वेश्चन में लिखा है कि आप 29 नवंबर को कन्वर्ट हो गए हो। तो क्या मैं कह सकता हूं आप 28 नवंबर तक, 28 नवंबर तक यानी 28 दिन आप क्या थे? 28 नवंबर तक आप थे प्रोप्राइटरशिप। क्या थे आप? प्रोप्राइटरशिप। तो क्या मैं कह सकता हूं आप 242 डेज प्रोप्राइटरशिप में थे? हाँ, 242 डेज प्रोप्राइटरशिप में थे और 123 डेज कंपनी में कन्वर्ट हो गए। तो मतलब साल में 242 डेज अगर इधर है तो 365 में से 123 डेज इधर आ जाएगा। बोलो अब क्या करना है? जो ओपनिंग वैल्यूज है इनकी, ओपनिंग वैल्यूज का डेप्रिसिएशन, तो 35,000 ये हो गया,
सेकंड वाले का 5,000 हो गया, 40 हो गया, और इस 2 लाख रुपए के ऊपर 15% निकालेंगे तो 30,000 रुपए आ गया, टोटल आ गया 70। तो इस 70 का क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन, 242 डिवाइडेड बाय 365, इस रेशियो में बांट देंगे। बोलो हाँ या ना, ये आ गया मेरा आंसर ए पार्ट। ठीक है, अभी आप काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक और काम करना है हमें। एक मशीनरी और खरीदी है विच वाज परचेज ऑन 15 अक्टूबर 2020, कन्वर्जन से पहले। देखो, कन्वर्जन से पहले मशीनें खरीदूंगा तो प्रोपोर्शनेट होगा, कन्वर्जन के बाद मशीन खरीदूंगा तो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। तो वो तो जिसने खरीदी है यानी न्यू कंपनी, उसी को वो मिल जाएगा डेप्रिसिएशन, हाँ या ना। अब ये प्लांट एंड मशीनरी जो 15 अक्टूबर 2020 को खरीदी गई है, ठीक है, उसका टोटल डेप्रिसिएशन मेरे को निकालना पड़ा। तो मैंने देखा कितना बन पाता है, तो मैंने देखा 5 लाख की ये मशीन थी, 5 लाख रुपए के ऊपर 7.5%, जो कि बनता है 37,500। इसका क्या कर दिया, ये रहा 37,500, इसका क्या कर दिया, इसका भी फिर से डे स्टे निकाला, वो होल्डिंग पीरियड निकाला। क्योंकि ये 15 अक्टूबर को खरीदा गया था, तो आपको चेक करना पड़ेगा कितने दिन, 15 अक्टूबर को खरीदा यानी 15 को यूज किया होगा, तो बताओ 14 दिन, 31 अक्टूबर में से 14 दिन हटा दो, ठीक है, तो बचे हुए दिन आपने बचे हुए दिन आपने यूज किया होगा उसको, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसका मतलब है 31 में 14 हटा दूंगा, 17 अक्टूबर के हो गए, और नवंबर के हो गए 28, 29 नवंबर को कन्वर्ट हो गई ना, तो 28, तो 45 दिन बने, तो ये हो गया 45 दिन। क्या ये बात समझ में आई? और यहां पर कितना आया था 123, तो ये रहा 123। बोलो अब क्या करना है, जो हमारा 37,500 का अमाउंट आया ना, इसको हमें 45 और 123 के रेशियो में बांटना है। तो 45 बाय 168 और 123 बाय 168, ये आ गया, और ये अमाउंट आ गए मेरे। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर मैं बहुत स्पीड कर रहा हूं ना, मैं तो इसलिए स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो ठीक है, इसलिए स्पीड में करा रहा हूं। आपको लगता है तो बीच में ब्रेक लो, बीच में पॉज मारो, और आपको अगर कुछ नोट करना है या आपको खुद करना है क्वेश्चन, तो आप खुद करो, ठीक है, ब्रेक करके। अब बताओ, एक और मशीन भी तो खरीदी है, हाँ एक और मशीन खरीदी है, ये वाली जो ये मशीन खरीदी है, आपने ये वाली मशीन। इस मशीन के साथ दिक्कत ये है कि ये कन्वर्जन के बाद खरीदी है, क्या इसका भी प्रोपोर्शनेट होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये सीधा कंपनी को मिलेगा, हाँ, तो 2.5 लाख रुपए का 7.5% ये सिर्फ कंपनी को मिलेगा, तो ये आ गया 18,750। तो अगर मैं टोटल कर दूं तो ये है मेरे टोटल डेप्रिसिएशंस, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप को मिलेगा 66,813 और कंपनी को मिलेगा 96,937। क्या ये बात समझ में आती है एवरीवन? इस तरीके से दिसंबर 2021 का पेपर बना ओल्ड सिलेबस का, ठीक है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। कितने नंबर का था? 8 नंबर का। फिर मैं पीछे चला गया, दिसंबर 2019। अब दिसंबर 2019 का पेपर हम लोग देख रहे हैं इसमें पीजीबीपी का क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आया है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ये देखो। और पता है क्या टॉपिक पूछ लिया? प्रिजम्पटिव इनकम। ये देखो, दिसंबर 2019 का ओल्ड सिलेबस प्रिजम्पटिव इनकम का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या आपको यह बात बताई गई थी सेक्शन 44 AE में कि अगर वो जो व्हीकल हैवी गुड व्हीकल है, यानी 12,000 kg से ज्यादा का व्हीकल है, ठीक है, 12,000 kg मतलब 12 टन से ज्यादा का वेट है, ग्रॉस व्हीकल वेट, और वो व्हीकल्स अगर आप होल्ड करते हो, तो ऐसे केस में 1,000 रुपए पर टन पर मंथ, 1,000 रुपए पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ पर ट्रक आपकी इनकम मानी जाएगी। बोलो हाँ या ना। और अगर ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 टन से कम, 12,000 kg से कम है, यानी 12 टन से कम है, यानी छोटी व्हीकल है, ऐसे केस में क्या करना है? 7,500 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर ट्रक। क्या मेरी बात समझे? मुझे क्वेश्चन में लिखा है कि 1/4/18 को मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आपको याद हो 44 AE की शर्तें क्या थी? 10 से ज्यादा व्हीकल्स नहीं होनी चाहिए। आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं 10 से ज्यादा व्हीकल्स तो नहीं बन रही हैं। तो ये देखो 2 व्हीकल्स हैं 10 अप्रैल को, फिर आपको अप्रैल के बाद अगली ट्रांजैक्शन कब हुई है? अगस्त में आपके यहाँ 2 और हैं। फिर इसके बाद ये सारी आपने खरीदी हैं ड्यूरिंग द ईयर, है ना, अलग अलग टाइम पे खरीदी है। तो 2 1 3 और 6 1 7 2 9 और 1 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या 10 हो सकती हैं? हाँ 10 हो सकती हैं, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। याद आया? अब बताओ, क्या मैं ये बेनिफिट ले सकता हूं प्रिजम्पटिव इनकम? यस। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, ये ग्रॉस व्हीकल वेट दिया 7,500, तो इसका मतलब है ये छोटी व्हीकल है। हाँ छोटी व्हीकल है। छोटी व्हीकल में क्या करना होता है? छोटी व्हीकल में करना होता है 7,500 रुपए पर मंथ। तो भाई महीना देखने के लिए आपको याद है मैंने ये बात बताई होगी कि मंथ्स और डेज को, यहां पे जब डेज इनकम्प्लीट होते हैं तो वो जो पर मंथ होता है ना, वो पार्ट ऑफ द मंथ को भी मंथ मान लेता है।
यानी अप्रैल में 10 अप्रैल को परचेज किया ना, तो अप्रैल पूरा अप्रैल मंथ का इनकम मानी जाएगी, यानी 7,500 पूरा एक महीने का आएगा। तो इसका मतलब है क्या मैं कह सकता हूं पूरे साल का 7,500 के हिसाब से 7,500 इंटू 12, हाँ या ना, यस। तो 7,500 इंटू 12, कितनी व्हीकल्स हैं? 2 व्हीकल्स हैं। इज दैट क्लियर? टोटल कितना हो गया? 1,80,000 रुपए। 15 मार्च 2019 को एक व्हीकल खरीदी। कितनी व्हीकल खरीदी? एक। तो एक व्हीकल खरीदी 7,500 के हिसाब से एक महीने की इनकम कितनी हुई? 7,500। कोई डाउट? बताओ। 7,500 एक व्हीकल के हिसाब से एक महीने की इनकम 15 मार्च को खरीदी थी। मैं कह रहा हूं ना, अगर महीने के बीच में भी खरीदी तो भी एक महीने की इनकम मानी जाएगी। तो आप निकाल लोगे, हाँ या ना। फिर इसके बाद 10,500 kg का वेट, यानी ग्रॉस व्हीकल वेट है कम। ऐसे केस में क्या होगा? तो यहां पर भी 7,500 रुपए पर मंथ पर ट्रक इनकम मानी जाएगी। कितनी व्हीकल्स हैं? 3 व्हीकल्स हैं। और बताओ 16 जुलाई को खरीदी गई है, तो बताओ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 महीने के लिए इनकम फाइंड आउट करेंगे। 7,500 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 महीने, क्या ये इनकम निकाल सकते हैं? हाँ ठीक है, 2,02,500। मुझे बताओ 11,500 का ग्रॉस व्हीकल वेट है, एक व्हीकल यहां पर है, और डेट ऑफ परचेज 2 जनवरी 2019 है। तो बताओ 2 जनवरी 19 से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 महीने की इनकम फाइंड आउट करनी होगी। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक व्हीकल के हिसाब से, एक व्हीकल 7,500, 3 महीने के हिसाब से कितनी होगी? 22,500। बोलो हाँ या ना। फिर इसके बाद 15,000 ग्रॉस व्हीकल वेट है। इसका मतलब है ये 12 टन से ज्यादा की वेट की व्हीकल है। 12 टन से ज्यादा व्हीकल वेट वाली जो होती है, उसका व्हीकल्स आपको दी हुई है 2, तो ये 1,000 रुपए पर टन लेना है। याद है कुछ? 1,000 रुपए पर टन के बेसिस पे लेते हैं। तो बताओ 1,000 रुपए पर टन लेंगे तो कितना होगी इनकम? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी व्हीकल्स हैं ये? 2। और 8 महीने कैसे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी उसको मत देखो कि कौन सी तारीख को है, तारीख से लेना देना है ही नहीं। अगस्त पूरा महीना आएगा, बोलो 8 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई इनकम। यस और नो? और फिर इसके बाद फरवरी मंथ में आपने एक व्हीकल और खरीदी, 17,000 जो है टन वेट है, तो 17,000 kg वेट है, तो 17,000 रुपए पर टन हो गया। तो 17 से मल्टीप्लाई करा 17,000, एक व्हीकल है 2 महीने के लिए, फरवरी और मार्च। तो मुझे बताओ क्या इनकम आएगी? 34,000। क्या होगा टोटल? 6,86,500। ये मेरी इनकम, प्रिजम्पटिव इनकम आ जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? एज पर सेक्शन 44A। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आपको पहले तो एक्सप्लेन करना जरूरी है कि वो इनकम निकाली कैसे गई है। वो इनकम निकालने का आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। एक्सप्लेनेशन निकाले बगैर आप ये इनकम मत सॉल्व करने लग जाना। मतलब मैंने भी नहीं दिया वैसे तो यहाँ पे, बट आपको पहले क्या करना चाहिए? पहले आपको वो इनकम सॉल्व करनी को, मतलब लॉ बताना चाहिए, कानून क्या कहता है कि जो हैवी गुड व्हीकल है उसमें 1,000 रुपए पर मंथ पर ट्रक है ना, जो है वो इनकम मान ली जाती है। और अगर मैं कहूं मीडियम साइज व्हीकल है, यानी मतलब हैवी गुड व्हीकल जो नहीं है, उसके लिए 7,500 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इनकम मान ली जाती है। यस और नो एवरीवन? दिसंबर 2019 का ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन पेपर। क्या ये बात समझ में आई? क्या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आया? तो देखो ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से 7 नंबर का, भाई साहब 7 नंबर का। वुड योर आंसर चेंज इफ गुड व्हीकल परचेज इन अप्रैल 18 वर पुट टू यूज इन सितंबर 18? अगर अप्रैल 18 वाला सितंबर में पुट टू यूज किया, क्या आंसर चेंज होगा? नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? ओनरशिप देखनी होती है, पुट टू यूज देखना नहीं होता है। क्या मेरी बात समझे? ओनरशिप देखनी है, पुट टू यूज नहीं देखना है। ओके, अब बताओ अगला और कौन सा करें? अगला सर वो करते हैं जो क्वेश्चन आपको कौन से पेपर में आया? ये आया जून 2019 के पेपर में। जून 2019 के पेपर में आ जाओ। ये जून 2019 का पेपर है जो कि आपके सामने 10 नंबर का क्वेश्चन आया है, 10 नंबर का। बट देखो बड़ा अजीब सा थ्योरी क्वेश्चन आया है। इसमें क्वेश्चन ने बोला है अलाउेबिलिटी बताओ, डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और टैक्सेबिलिटी बताओ अगर टैक्सेबल है तो। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है वैसे तो। नंबर 1, कॉम्पेंसेशन ऑफ 30 लाख रुपीज रिसीव बाय मिस्टर जैन। तो मतलब मैं, आप देखो आप सारी तरह की वैरायटी कर रहे हो। आप चेक करो, आपको प्रिजम्पटिव इनकम का क्वेश्चन आ गया, डेप्रीसिएशन के 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, फुल फ्लैश क्वेश्चन 1 बार आया। मुझे पूरा चांस लगता है फुल फ्लैश ही आएगा इस बार भी, बट फिर भी चलो ठीक है। जून 2019 में आपने देखा कि ये क्वेश्चन लिखा है कि कॉम्पेंसेशन ऑफ 30 लाख रिसीव बाय मिस्टर जैन, एक बिजनेसमैन है, अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग अ बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
मतलब ये नॉन कंपीट फीस है दोस्तों। कौन सी फीस है? नॉन कंपीट। याद है हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 28 में, नॉन कंपीट फीस टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो यस, ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी, ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, विक्रम लिमिटेड एंगेज इन ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। तो ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी का काम करता है। 10 लाख रुपए नबार्ड में डाल दिए, नबार्ड में डाल दिए तो क्या उसका बेनिफिट मिलता है? सेक्शन 33AB टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, याद है टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, वहां पर ये बेनिफिट ले लेगा। तो आपका प्रॉफिट बिफोर सच डिपॉजिट था 15 लाख रुपए। कितना रुपए था? 15, जिसमें से आपने 10 लाख रुपए नबार्ड में डिपॉजिट करा दिए। अब नबार्ड में जो डिपॉजिट कराया उसको कंपेयर करेंगे 40% ऑफ द प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट्स कितने हैं? 15 लाख। 15 लाख का 40% हो गया 6 लाख, विच एवर इज लेस। तो कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 33AB। ये माइनस करने के बाद आपकी जो इनकम आई वो आई 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए जो आई उसमें से आपको पता होना चाहिए कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। बताओ, 60% इज एग्रीकल्चर इनकम, 40% इज बिजनेस इनकम। तो क्या मैं एग्रीकल्चर इनकम हटा दूं? हाँ, नॉन एग्रीकल्चर आ जाएगी, आ गई 3,60,000। तो मुझे इतना अमाउंट टैक्सेबल होगा। हालांकि क्वेश्चन ने बोला था डिडक्शन बताओ, तो डिडक्शन तो मेरे को आंसर में ये बताना है 6 लाख रुपए। मैंने फिर भी पूरा सॉल्व करके बता दिया। क्या ये बात समझ में आती है? आपको सेक्शन का रेफरेंस लिखना पड़ेगा अगर आपको सेक्शन याद है तो, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट 33AB। इज दैट क्लियर? वहां पे अमाउंट डिपॉजिटेड या फिर 40% ऑफ प्रॉफिट्स, इस अमाउंट की क्या मिलती है? विच एवर इज लेस, इसकी क्या मिलती है? डिडक्शन। आगे आ जाओ। क्वेश्चन ने बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स इन रूरल एरिया बाय सिग्मा लिमिटेड फॉर 10 लाख इन कंप्लायंस विद CSR। CSR को पूरा करने के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आप लोगों ने कुछ खर्चे कर दिए सोशल वाले। मुझे बताओ क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। ये बात हमने सेक्शन 37(1) में पढ़ी होगी कि जब भी कभी कोई खर्चा जनरल होता है जो बिजनेस से रिलेटेबल होना चाहिए तो भी डिडक्शन मिलेगी, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो CSR इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी दोस्तों, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड एज पर सेक्शन 37(1) सिंस इट इज नॉट फॉर अ बिजनेस। ये बिजनेस के लिए नहीं है इसलिए। क्या ये बात समझे? पॉइंट नंबर 4, प्लॉट परचेज 20 लाख रुपीज and construction of building for ₹82 lakh by Mr. Madhusudan for storing sugar in the course of business of warehousing of sugar। warehousing of sugar ये एक बिजनेस है जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD में पढ़ा है आप लोगों ने। कहां पढ़ा है? सेक्शन 35AD, याद है? उसमें पढ़ा था वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर। अब अगर वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर के लिए आप कोई खर्चा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो बिल्डिंग पे, तो कैपिटलाइज कर रहे हो खर्चा। कितना खर्चा कैपिटलाइज कर रहे हो? 82 लाख। तो क्या हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिडक्शन मिल जाती है एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ के। तो लैंड है 20 लाख रुपए की, इसको छोड़ दो, प्लॉट है 20 लाख का, उसको छोड़ दो, बाकी 82 लाख की डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी दोस्तों। तो 82 लाख की डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। ये रहा मेरा आंसर। क्या ये बात समझे? आगे बताओ। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एक्वायर्ड फॉर बिजनेस पर्पस बाय मिस्टर आनंद फॉर 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख की एक मशीन खरीदी है जिसमें 50,000 रुपए आपने कैश में पे किया है। 50,000 कैश में पे किया, तो क्या कैश वाले पेमेंट, क्या 10,000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट करने पर क्या आपको अमाउंट की डिडक्शन मिलती है? नहीं मिलती है दोस्तों। तो यहां पर ये आपने अमाउंट ज्यादा दे दिया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको कितने अमाउंट का डिप्रिसिएशन मिलेगा? सिर्फ 2 लाख रुपए का। 2.5 लाख में से 50,000 कैश में पे किया तो 2 लाख रुपए की मशीन मानी जाएगी। तो आपको जो डिप्रिसिएशन दिया जाएगा वो सिर्फ 2 लाख का अलाउ होगा। 2 लाख में जो डिप्रिसिएशन बनता होगा वो अलाउ होगा। क्या ये बात समझ में आई एवरीवन? जून 2019 का पेपर। बच्चे बार बार कह रहे हैं MQB सेट 2 कराओ, MQB सेट 2 कराओ, MQB सेट 2 कराओ। ले ले न्यू सिलेबस MQB सेट 2। क्या पूछते हो? क्या पूछते हो? सेम दिसंबर 2021 का ही क्वेश्चन उठा के डाल दिया। लो, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप दिसंबर 2021 का पेपर आप लोगों ने कर लिया है, जो कि ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये दिसंबर 2021, सेम क्वेश्चन उठा के कहां डाल दिया? कहां पे डाल दिया? MQP में डाल दिया, सेट 2, मतलब रिपीट कर दिया है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में रिपीट किया गया है। अगर आप लोगों ने दिसंबर 2021 का पेपर पहले ही कर लिया होता तो आपको यह दिक्कत ना आती। तो दिसंबर 2021 का ही पेपर है ये, ठीक है। ये देखो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं, MQP वाला, ये रहा, ये रहा। मिस्टर मेसर सिद्धांत एंड कंपनी सोल प्रोप्राइटर कन्वर्टेड इनटू कंपनी सिद्धांत कंपनी लिमिटेड, है ना। फिर विद इफेक्ट फ्रॉम 29 नवंबर द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, ये WDV दी हुई है। फर्दर सिद्धांत एंड कंपनी परचेजेस प्लांट ऑफ 1 लाख, आफ्टर कन्वर्जन कंपनी एडेड अनदर प्लांट ऑफ 50,000। सेम क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का फिगर में फर्क है, अमाउंट में हल्का फुल्का फर्क है, ठीक है, बाकी सारी सिमिलैरिटी।
तो बताओ क्या ही क्वेश्चन के अंदर दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो इस बार भी 7 नंबर का क्वेश्चन ऐसा दिया, तो मेरे को पूरे चांसेस लगते हैं इस बार भी एग्जाम के अंदर रेपिटेशंस ही होंगी। तो रेपिटेशंस करने के लिए आपको पहले आपको पुराना जो चीज रिपीट होगी वो भी तो आना चाहिए, हाँ या ना। तो पहले तो वो कर लो अच्छे से, ठीक है जी। पीजीबीपी मुश्किल नहीं है दोस्तों, पीजीबीपी की अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये 5 क्वेश्चन पेपर आप लोगों को अच्छे से कर लेने चाहिए। साइमल्टेनियसली अगर आप कहो कि और प्रैक्टिस क्या करें, तो आप अपना स्टडी मैट उठा सकते हो दोस्तों। स्टडी मैट के अंदर आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे कुछ, जो मैं आपको मार्क करवाना चाहता हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें से ना कुछ तो पेपर में ही आ गए, मतलब इसमें मैं एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बोला था ना, जो इसका आंसर भी गलत है वो पेपर में ही आ चुका है, एग्जाम के अंदर आ चुका है, ठीक है। वो वाला बात भी मैं बताता हूं। पहले तो आपको मार्क करवाता हूं कौन कौन से स्टडी मैट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप रिवाइज कर रहे हो अभी फिलहाल अभी के लिए, तो आप क्या रिवाइज कर सकते हो। देखो वैसे तो बताऊं, आप फोकस करो डेप्रिसिएशन के, तो आप सारे क्वेश्चन कर लो। सच बताऊं तो डेप्रिसिएशन के तो सारे ही कर लो, डेप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा, मतलब चांसेस पूरे लगते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन बड़ा नहीं आया तो डेप्रिसिएशन का जरूर आएगा, तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जरूर कर जाओ सारे के सारे जो भी आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 वाला, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 63 बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये ढेर सारे अलग अलग क्वेश्चन है। तो आप ये वाले क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। 64 आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने टी मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने एक मशीन खरीदी है 10 लाख की, डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 10%, कितना दिया हुआ है 15%। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, एसेट परचेज, डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे, क्या मैं अगले साल की वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा, हाँ, ठीक है। बट डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ये अगले साल की वैल्यू आ गई 940, अच्छा फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ठीक है। हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करना है ना, तो इस साल भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। क्या ये बात समझ में आई। तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अच्छा इसके अंदर खास बात ये है कि अगर आप टी का काम करते हो तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन को भी क्या हम 60-40 करेंगे, यस। तो क्या करना है आपको, ये जैसे क्वेश्चन में 10 लाख रुपए का एसेट दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन है ये 64, ध्यान से फिर से निकाल लो चाहे आप लोग, 64 का इलस्ट्रेशन है, अच्छा है। 10 लाख रुपए का एसेट है आपने जो खरीदा है, और आप क्योंकि एग्रीकल्चर के काम करते हो, टी का काम करते हो, 60-40 का आपको पता है रेशियो, तो ऐसे केस में सिर्फ 40% कंसिडर करना चाहिए, 60% कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो 10 लाख रुपए का जो एसेट है उस पर जो डेप्रिसिएशन जब आप निकालोगे 15%, उसका सिर्फ 40% की रिडक्शन मिलनी चाहिए। तो बताओ 10 लाख का 15% कितना हुआ 1.5 लाख, और 1.5 लाख का 40% कितना हुआ 60,000, तो 60,000 की रिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और फिर ऐसे ही ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगा 940, और फिर अगले साल भी ऐसे ही करेंगे, 940 के ऊपर डिप्रेशन निकालेंगे 15%, और अगले साल भी 40% ही बेनिफिट मिलेगा, यानी 56,400 अगले साल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू निकालनी, ठीक है। फिर क्वेश्चन एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर जरूर आ सकता है, तो वो भी आपको जरूर करना चाहिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 65, इलस्ट्रेशन नंबर 65, वैसे तो मैं ये क्लास में करवाता हूं ये क्वेश्चन, फिर भी आपको 65 जरूर करना चाहिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर 65 इलस्ट्रेशन, 64 हो गया, ये सब क्वेश्चन किए। 67 नहीं, इंपॉर्टेंट में आप लोग आ सकते हो क्वेश्चन नंबर 72। ये देखो यही तो क्वेश्चन है सिद्धांत एंड कंपनी वाला, क्या यही क्वेश्चन है जो एमक्यूपी में भी आया, हाँ सेम अमाउंट भी सेम है, एमक्यूपी में सेम क्वेश्चन आया, स्टडी मैट से उठा के डाल दिया, लो, ठीक है। वो जो मैंने बताया था आपको वो बिल्कुल ऐसा ही है, बट सिर्फ हल्की सी फिगर में फर्क है, अमाउंट में फर्क है, ये तो अमाउंट भी सेम है, सेम एज इट इज डाल दिया। क्या ये बात समझे। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देख लिया है, अब दोबारा आने की उम्मीद कम है क्योंकि एमक्यूपी में आ चुका है, बच्चों की नज़र पड़ गई है। और पता है ना, जहां इंस्टीट्यूट कहता है बच्चों की नज़र पड़ गई है, अब वो वाला तो डालेंगे नहीं, थोड़ा सा और कुछ सोचेंगे। साइंटिफिक रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में अब कुछ रहा ही नहीं, पहले होता था इंपॉर्टेंट। टॉपिक में इंपॉर्टेंट की बात करो तो सेक्शन 35 ABB, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइसेंस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है।
आपको लाइसेंस वाला क्वेश्चन इस बार आ सकता है, जैसे 1 लाख की लाइसेंस की कॉस्ट है, डेट ऑफ परचेज दी हुई है 16 अगस्त 2021, पेमेंट हम दिया, लमसम दे दिया आपने, पहली पेमेंट हमने 16 अगस्त 2021 को दी है, लाइफ ऑफ लाइसेंस दिया 10 साल, लाइसेंस क्या सेल आउट कर दिया, 100% बेच दिया, डेट ऑफ सेल ऑफ लाइसेंस 15 मार्च 2024 में है, सेल वैल्यू 1,20,000 है। मुझे बताओ कैसे, पहले तो बताओ डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर रहे होगे आप, इसका एमोटाइजेशन कैसे क्लेम कर रहे होगे। आपको पता है इसको लाइफ में बांट देना पड़ता है, हाँ जितनी पेमेंट दी जाती है लाइफ में ही बांट देनी पड़ती है। बताओ एक्विजिशन कॉस्ट क्या 1 लाख रुपए है, हाँ 1 लाख रुपए को 10 सालों में बांटेंगे तो हर साल 10,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम करेंगे, यस। तो 2021-22 में 10,000 की डिडक्शन क्लेम करी। क्या इसको पीरियड के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं पीरियड के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, पूरा 10,000 मिल जाएगी। तो 10,000 मिल गई 21-22 में, 22-23 में भी मिल गई 10,000, बट 23-24 में आपने इसको बेच दिया, क्योंकि बेच दिया तो अब आपको 10,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो निल, क्या लिखा है निल, मतलब डिडक्शन अलाउड कितनी होगी, सिर्फ 20,000 रुपए। क्या मेरी बात समझे, सिर्फ 20,000 रुपए। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मुझे बताओ ये लाइसेंस 20,000 रुपए की आपने डिडक्शन क्लेम कर ली, तो ये लाइसेंस आपका कितने का हो गया, ये कितने का हो गया, 80,000 रुपए का हो गया, बोलो हाँ या ना। 80,000 रुपए का लाइसेंस हो गया ना। 80,000 का लाइसेंस आपने कितने का बेच दिया, 1,20,000 में बेच दिया। भाई 20,000 रुपए का बेनिफिट ले लिया, डिडक्शन क्लेम कर ली, तो 80,000 का लाइसेंस हो गया, 1,20 का बेच दिया, तो कितने का फायदा, 40 का फायदा। उस 40 में से 20,000 रुपए को पीजीबीपी इनकम बोलेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि वो तो डिडक्शन की रिकवरी है ना। 20,000 की जो है वो डिडक्शन की रिकवरी है, बिजनेस में लॉस दिखाया था वही रिकवर हो गया, तो वो इनकम बनेगी पीजीबीपी। और बाकी जो 1 लाख से ऊपर मिला है, यानी 20,000 रुपए एक्स्ट्रा जो मिला है, वो कैपिटल गेन है कि नहीं। तो ये सब बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, करना जरूर चाहिए। ऐसे ही इलस्ट्रेशन 77 है, आप लोग कर सकते हो टेलीकॉम के ऊपर, ठीक है। और मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रिजम्पटिव इनकम के क्वेश्चन जरूर करना, 44AB, 44AD, 44AE, ये तीनों करना, ठीक है। 44AD, सॉरी 44AD, AE और एक ADA भी था, है ना, प्रोफेशन वाला, ये तीनों करना जरूर, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देखा ही है। ये मेरे क्लास में भी कराता हूं, बच्चों ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर मैं करवाता हूं, बट कोई मुश्किल नहीं है। इलस्ट्रेशन 82, सुखविंदर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग गुड कैरेजेस ऑन 1 अप्रैल 2022। ही ओन 10 ट्रक्स, 6 हैवी गुड व्हीकल है, और 6 के 6 जो है उनका वेट कितना है, 20 टन, ठीक है। तो 20 टन वेट है, तो आप लोग निकाल सकते हो ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने, अप्रैल से लेके कब तक, देखो लिखा ना 6 व्हीकल्स थी, तो अप्रैल में तो पूरी 6 थी, तो आप 1 महीने का अप्रैल का निकाल लो अलग से। बोलो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में स्टडी मैट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, स्टडी मैट का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 82, और इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे 1 अप्रैल 22 को आपने 10 व्हीकल खरीदे थे, हैवी गुड व्हीकल, 10 थे, जिसमें से 6 हैवी गुड व्हीकल है। तो मुझे पहले अप्रैल मंथ के लिए बताओ, कैसे बताओ, अप्रैल मंथ के लिए, अप्रैल 2022, मुझे बताओ अप्रैल 22 में आपके पास कितनी व्हीकल थी, 6, उनका वेट, उनका प्राइस अमाउंट कितना माना जाता है, इनकम कितनी मानी जाती है, 1,000, मल्टीप्लाई बाय कितना टन है, 20 टन, मल्टीप्लाई बाय 1 महीने के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये रहा। तो बताओ 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो गया 1,20,000। तो ये अप्रैल मंथ की इनकम निकाल ली, बोलो हाँ या ना, अप्रैल मंथ की इनकम निकाली। अब बताओ 4 व्हीकल्स अप्रैल मंथ में क्या होंगी, 4 व्हीकल्स अप्रैल मंथ में क्या होंगी, 7.5 के हिसाब से, बोलो हाँ या ना, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1 महीना, यस और नो, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 4, एक व्हीकल का देखें तो 30,000 हो गया यहां पर। अब बताओ मई 2022 में पता है क्या हुआ, मई 2022 में 2/5/2022 को ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड व्हीकल। तो मई 2022 में थोड़ी सी कास्तानी हो गई। क्या कास्तानी हुई, मई 2022 में आपने एक हैवी गुड व्हीकल बेच दी, और वो भी 2 मई को बेची, तो एक दिन यूज करने के बाद बेची, तो हैवी गुड व्हीकल की कितनी इनकम आएगी, 6 की आएगी या 5 की आएगी, पूरे 6 की आएगी। बताओ क्यों, क्योंकि वो जो व्हीकल बेची है वो 2 तारीख को बेची है, तो एक दिन भी वजह से प्रिज्म वो इनकम मानी जाएगी, है कि नहीं। तो बताओ 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ, तो ये भी आ गया 1,20,000 दोबारा, यस, ठीक है। अब बताओ
4 व्हीकल्स है या 5 हो गई? भाई एक बेचकर एक खरीद ली, तो अब एक जो खरीदी है वो 5 हो गई। सर आपने तो बोला था ज्यादा से ज्यादा 10 व्हीकल हो सकती है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। 10 ही है, सेम डेट पे 10 ही है, एक बेचकर एक खरीदी है, बट वो दोनों ही 1 महीने के अंदर किया, जिसकी वजह से जो खरीदी है उसकी भी इनकम काउंट होगी इनटू 1 महीना। तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 37,500। अब मुझे बताओ मई के बाद जून 2022 से लेकर कुछ है चेंजेस? जून 2022 में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद इसका मतलब है जून 22 से लेकर अगर मैं कर दूं मार्च 23 तक, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? हैवी गुड व्हीकल कितनी होंगी भाई? 5 रहेगी ना हैवी गुड व्हीकल। 6 थी, एक तो बेच दी थी, तो 5 रह गई। मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने? 10 महीने। और बताओ 5 हैवी लाइट गुड व्हीकल रह गई, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 10 महीने। बोलो हाँ या ना? तो मैं इनकम निकाल लेता हूं। ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 10 लाख रुपए। ये हो गया 10 लाख रुपए। 10 लाख ये हो गया, और 7,500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 3,75,000। तो बताओ मेरी इनकम कितनी आई? प्रिजम्पटिव इनकम 120, 30, 120, 37,500, 10 लाख, 375,000। तो ये आ गई 16,82,500। 16,82,500। प्रिजम्पटिव का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं दोस्तों, अच्छे से तैयारी इसकी जरूर करना, ठीक है? क्या प्रिजम्पटिव में दूसरा ऑप्शन भी होता है? हाँ, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से इनकम शो कर दो, जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी। ये देखो, ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी, आप इस तरीके से भी शो कर सकते थे। अब इसमें मेरी इनकम कम बन रही है 45,000, तो मैं ऑब्वियसली ये कहूंगा कि ये ज्यादा बेटर है, 645 वाली ये बेकार है, तो मैं ये नहीं शो करूंगा, मैं प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं करूंगा। क्या ये बात समझे? ये देखो, प्रिजम्पटिव इनकम जब ऑप्ट नहीं करी तो ये होगा, तो मैं ऑब्वियसली प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं करूंगा। क्या मेरी बात समझे? ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रिजम्पटिव इनकम पे। और क्या है? और देखो, बस बाकी एक इलस्ट्रेशन 80, मैं कहूंगा आप लोगों को 84 इलस्ट्रेशन है, जिसके अंदर पार्टनर्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। किसके ऊपर है? पार्टनर्स के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए आपको। वो याद है ना, पहले अगर लॉस हो तो 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउड होती है, और अगर बुक प्रॉफिट हो तो पहले 3 लाख रुपए पर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर, फिर बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60% ऑफ द नेक्स्ट बुक प्रॉफिट, जो रिमेनिंग बुक प्रॉफिट है उसका 60%। और अगर लॉस हो तो 1.5 लाख रुपए। अच्छा, इंटरेस्ट में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड है? 12%, बट डीड के अंदर दिया होना जरूरी है। ऐसे ही रेम्युनरेशन के बारे में भी डीड में दिया होना जरूरी है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है? P&L अकाउंट। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 84, ठीक है? जो जो करवा रहा हूं सिर्फ वही वो कर लिए ना, तो मेरे को लगता है मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, सफिशिएंट है। हाँ, अगर अभी की प्रैक्टिस की बात करें तो आपके पास ये P&L अकाउंट दिया हुआ है, आपको डेप्रिसिएशन दिया है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, आपको कुछ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इनकम लॉस दिया 8.5 लाख रुपए का, जिसमें अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है 50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक इज येट टू बी पेड, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द फर्म। तो भाई नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, पता ही है आपको 87,500। ओके, 87,500 ये रहा, ठीक है? फिर इसके बाद जो पार्टनर्स को सैलरी दी है वो हम लोग इसके अंदर क्या कर देंगे? वापस ऐड बैक कर देंगे। बताओ क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने सैलरी फाइंड आउट करनी है, जो सैलरी देनी चाहिए थी वो फाइंड आउट करेंगे, है ना? तो ये सैलरी क्या करनी होगी? ऐड बैक करनी होगी। तो मैं ये दोनों सैलरीज ऐड बैक कर दूंगा, ठीक है? सैलरी टू पार्टनर्स 7,32,000 टोटल वही बन रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है? 15। अब ये 4,500 और 6,000 15% के बराबर है, बट आपको तो पता है ना मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड है? 12 अलाउड होता है। तो भाई ये अगर 15 है, डिवाइड बाय 15 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। 3 मतलब मैंने ना वो अमाउंट निकाल दिया जितना अमाउंट अलाउड होना नहीं चाहिए था, तो 3% अलाउड एक्स्ट्रा था, तो 3% को हटा दो, तो 2,100 रुपए बनेंगे। कितने बनेंगे? 2,100। ये देखो 2,100 हटा दिए। क्या ये बात समझ में आई? आसान है। आगे आ जाओ। डेप्रिसिएशन में 40,000 का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कह रहा ड्यूरिंग द लास्ट ईयर द फर्म हैज इंकर्ड लॉस ऑफ 8,50,000। नहीं, डेप्रिसिएशन इस साल का है कितना? 30, बट आपने क्लेम कितना कर रखा है? 40, तो 10,000 ज्यादा नहीं कर रखा। हाँ,
तो 10,000 रुपए एड बैक करना होगा डिप्रिसिएशन का भी। डिप्रिसिएशन का 40 यहां से एक ही बात है, देखो डिप्रिसिएशन 40 यहां पे एड बैक कर दिया और 30,000 रुपए यहां माइनस कर दिया, बात तो एक ही है, 10,000 एड बैक कर दो, बात तो एक ही है, ठीक है जी। फिर इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ लिखा है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज येट टू बी पेड, इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया, पे करने की बात भी नहीं है। अगर आप सेक्शन 43B की बात करें ना, अच्छा सॉरी 43B की बात करें, पे करना चाहिए। 43B में क्या लिखा था, कौन से खर्चे हैं जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेंगे डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन वहीं पर ही तो था। हाँ, तो इस इंटरेस्ट की डिडक्शन तभी मिलेगी जब ये इंटरेस्ट पे होगा, तो ये पे नहीं किया तो ऑब्वियसली इसकी डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए, 45,000 एड बैक कर देना चाहिए, कर दिया एड बैक। क्या ये बात समझे? और क्या है, बस अब और कुछ नहीं है, तो मैंने ये प्लस प्लस कर दिए और ये माइनस वाला कर दिया। इसमें एक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, देखो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई ट्रीटमेंट होती है? कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, कुछ नहीं करना। अच्छा, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फर्म हैज इंकर्ड लॉस ऑफ 8,50,000 व्हिच इंक्लूड्स अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000। इसका मतलब है कि आपने जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आपके पास पड़ा होगा, तो आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को इस कम आए हुए प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसमें से क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। बोलो हाँ या ना। तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 876,600 आ गया हमारा प्रॉफिट, उसमें से अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, सेट ऑफ, तो कितना बचा बुक प्रॉफिट 826,600। ये जो आया, अब इसमें रेम्युनरेशन निकाल ली। पहले 3 लाख रुपए पर क्या करेंगे, पहले 3 लाख रुपए पर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज हायर, तो 270 वो आ जाएगा, ठीक है, 270 वो आ जाएगा। और बचा हुआ कितना रह गया, 526,600, इसका 60% ये, और वो पहले आया था 270, तो टोटल रेम्युनरेशन आ रही है 585,960, ये अमाउंट अलाउ हो जाएगा। समझ में आया पॉइंट, 585,960 अलाउ हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इतनी रेम्युनरेशन अलाउ हो जाएगी। इतनी रेम्युनरेशन इसमें से माइनस कर दो ना, तो माइनस करने के बाद क्या आ गई, पीजीबीपी इनकम 2,90,640। अब आपके पास पिछले सालों के कोई लॉस भी पड़ा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा है लास्ट ईयर अपने 8.5 लाख का लॉस था, जिसमें 50,000 रुपए अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था, तो 8 लाख का लॉस था ना, तो वो उसमें से सेट ऑफ कर दो पुराने लॉस को। बोलो हाँ या ना। तो ये पुराने लॉस को मैंने सेट ऑफ कर दिया। कितने रुपए का लॉस था, वैसे तो 8 लाख का लॉस पड़ा हुआ था, बट यहां पे इनकम 290 की थी, मैंने एडजस्ट कर दिया, तो मेरे को पूरा का पूरा एडजस्ट करने के बाद मेरे यहां पर टोटल इनकम क्या हो गई, निल। क्या ये बात समझ में आई? आसान है कि नहीं है? ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। इज दैट क्लियर एवरीवन? 84 हो गया। ऐसे ही 85 इलस्ट्रेशन भी करना है आप लोगों को। 85 के बाद आप लोगों को करना चाहिए 86 और 86 के अलावा एक क्वेश्चन 87 जो है वो सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी भी किया है। सेम मतलब भाषा बिल्कुल सेम है। अब जैसे एक क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूंगा सेम है, बट ऐसा एग्जाम में पॉसिबल है, बिल्कुल पूछना पॉसिबल है। आपको ये इंफॉर्मेशन दी है इलस्ट्रेशन 87 में, और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। आपको बस बताना है कौन सा खर्चा अलाउ होगा, कौन सा खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो मुझे बताओ, मैं ऐसे ही डिस्कस कर लूं आप लोगों के साथ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, क्या इसके ऊपर कोई नोट है? चेक करो, कोई नोट है ओपनिंग स्टॉक पे? नहीं, मुझे तो कोई नोट नहीं दिख रहा भाई, मुझे कोई नोट नहीं दिख रहा। अच्छा, दिख रहा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी कौन सा स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही होंगे। स्टॉक 1,20,000 रुपए है, यानी ये 90% के बराबर है ओपनिंग स्टॉक। तो क्या हम लोग 1,20,090 है, तो क्या हम इसको 10% इसका निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वो आएगा 13,333। याद है ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा किया था। उतने से ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो 13,333 प्रॉफिट कम कर दोगे, और ऐसे ही 2 लाख रुपए इस तरफ क्या है, 2 लाख रुपए, तो यहां पर भी आ रहा होगा 22,222, ठीक है, उससे प्रॉफिट बढ़ा देंगे। तो यही है 22,222 से प्लस कर देंगे और इतने से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पहले भी किया। फिर इसके बाद परचेज दिए हैं, कोई नोट नहीं है। कोई नोट है, चेक करो, नोट तो नहीं है ना परचेज पे, परचेज इंक्लूड्स वगैरह कुछ लिख दिया जाए, नहीं लिखा हुआ। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है सैलरीज पे कोई नोट है? सैलरी पे भी कोई नोट नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो इंस्टीट्यूट ने सेम क्वेश्चन उठा के डाल दिया, सेम। अब अभी देखो ना, रुको, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, अभी वेट करो। लीगल एक्सपेंसेस 10,000, क्या लीगल एक्सपेंसेस पे कोई नोट है? हाँ, 2,000 इज फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, क्या होगा, मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना। कुछ याद है, ये बात की थी हम लोगों ने, यस। इसके अलावा क्या दिया है, 10,000, बैड डेट दिए हैं 5,000 के, बैड डेट दिए हैं। बैड डेट में यहां पर कुछ लिखा है,
45,000 में से 35,000 रुपए की बैड डेट की क्या हो गई, बैड डेट वाज आउट ऑफ विच ओनली 35,000 वाज अलाउड, 35,000 अलाउ किए गए थे, तो मतलब 10,000 रुपए पिछले साल ही टैक्सेबल हो गए होंगे 18-19 में। अब ये आपको 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसमें से 15,000 रुपए टैक्सेबल होने चाहिए ना, इज दैट क्लियर। अब यहां पे रिकवरी की बात करें तो यहां पे रिकवरी ऑफ बैड डेट आ रहा होगा, यहां पे आ ही नहीं रहा, तो यहां पर रिकवरी ऑफ बैड डेट में 15,000 रुपए टैक्सेबल दिखाना पड़ेगा। कितना टैक्सेबल दिखाना पड़ेगा, 15,000 टैक्सेबल दिखाना पड़ेगा। तो रिकवरी ऑफ बैड डेट 15,000 टैक्सेबल दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये 15,000 टैक्सेबल आ गया, इज दैट क्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद मैं कह रहा था, हाँ ये ठीक है, आगे आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स पेड 2,000 रुपए, इनकम टैक्स पेड 2,000 रुपए, तो इनकम टैक्स पेड की डिडक्शन नहीं मिलती है, तो इसको ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा ऊपर और भी तो दिया हुआ था, बैड डेट हो गया, बैड डेट को तो डिडक्शन मिल जाएगी, बैड डेट का कुछ नहीं करना यहाँ पे। रेंट 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का रेंट, इस पे कोई नोट है क्या, 50,000 रुपए रेंट पे कोई नोट है क्या। रेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ शेड ऑन रेंटेड बिल्डिंग, 26,000, आपने बिल्डिंग, रेंटेड बिल्डिंग के ऊपर 26,000 शेड पे लगा दिया, तो क्या ये खर्चा कैपिटल खर्चा है, कह रहा है हाउएवर सच एक्सटेंशन वाज कंप्लीटेड ऑन 1/5/2023 एंड विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 50,000, यानी 1/5/2023 को जाके खत्म हुआ ये, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 में आपने करीब कुल मिला के 50,000 रुपए का खर्चा कर दिया बिल्डिंग के ऊपर, और उसके अंदर ये रेंट है, तो रेंट के अंदर क्या इंक्लूडेड है, 26,000 रुपए। टोटल खर्चा कितना हुआ है, 50,000 रुपए, बोलो हाँ या ना। टोटल खर्चा कितना हुआ है, 50,000 रुपए। रेंट का खर्चा में कितना डाल दिया, बिल्डिंग का खर्चा डाल दिया, तो भाई ये शेड ऑन रेंटेड बिल्डिंग जो है, ये खर्चा क्या कैपिटल नेचर का है, हाँ तो ये कैपिटल नेचर का है, तो ये इन्होंने क्या कर दिया है, ये इन्होंने रेंट में डाल दिया है, तो क्या करें, इसको हटाना पड़ेगा 26,000 रुपए का, बोलो हाँ या ना, तो हटा देंगे इसको। इज दैट क्लियर एवरीवन। और बोलो, और बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन 2,500 रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन किसके लिए, ये देखो वही पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो ये क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए का है, क्या नीचे कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, दिया होगा पक्का, डेप्रिसिएशन के बारे में वैसे नहीं दिया हुआ, ठीक है, चलो नहीं दिया हुआ, आगे आ जाते हैं। इनकम टैक्स पेड नहीं मिलेगी, प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी की नहीं मिलती रिडक्शन, बट अगर आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी पे कर दिया तो मिल भी सकती है, चेक करें, कस्टम ड्यूटी कहीं पे तो नहीं कर दिया, पे किया बट वो भी रिटर्न की डेट के बाद, याद है ये क्वेश्चन ऐसा टेस्ट किया था हमने, तो इसलिए इसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दोबारा एड बैक कर देंगे। एडवर्टीजमेंट 2,000, अगर क्वेश्चन में कोई नोट नहीं है तो अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लीगल एक्सपेंसेस 12,000, अगर इस पर भी कोई नोट नहीं है तो अलाउ कर देंगे, बोलो हाँ या ना। लीगल एक्सपेंसेस 12,000, ये 2,000 वाली बात हो गई है, और कोई लीगल एक्सपेंसेस पे कोई नोट नहीं, तो ये अलाउ हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ, ये अलाउड नहीं होगा, ये ऐड बैक कर देंगे। जनरल एक्सपेंसेस 17,500, क्या जनरल एक्सपेंसेस पे कोई नोट है, जनरल एक्सपेंसेस पे कोई नोट है, हाँ। सैलरी 12,000 पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट, ये तो पर्सनल नेचर का है, तो क्या करें, प्लस कर देंगे। कॉम्पेंसेट 2,000 पेड फॉर रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये मिल जाएगी रिडक्शन, 1,200 रुपए की नहीं मिलेगी, तो 1,200 रुपए ऐड बैक कर देंगे। इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद इनकम टैक्स पेड हो गया, आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी हो गया, एडवर्टीजमेंट लीगल एक्सपेंसेस ये हो गया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे सेम बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, क्या लिखी है कि उसने वो सिंगापुर गया 8 दिन के लिए, वो ऑफिस का काम करता रहा, 2 दिन वो एंजॉय किया, उस भाई कोई लेना देना नहीं है, तो भाई पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। क्रेडिट साइड पे आ जाओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, बच्चों सेक्शन नंबर 28 में पढ़ा था, ये पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होता है, तो पीजीबीपी में रहेगा। गिफ्ट रिसीव्ड 24,000, क्या गिफ्ट रिसीव पे कोई नोट है, ये गिफ्ट रिसीव जो आपको मिला है, ये अचीविंग अ टारगेट सेल, ये कंपनी ने दिया है, किसी कंपनी ने आपको दिया है, तो ये एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस है, इसलिए ये पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को तो ठीक हमने कर ही दिया था, बस क्या करना है, अब आपके नोट देख लो। नोट में हम लोगों ने ये 4-5 नोट तो पढ़ ही लिए हैं ऑलरेडी, छठा नोट भी हो गया, 7वां नोट भी हो गया, 8वां जो है वो एम्बेजल्ड वाला है, तो एम्बेजल्ड वाला मैंने आपको बता ही दिया था, क्या करेंगे, लॉस ऑन एम्बेजल्ड को माइनस कर देंगे, बस दैट्स इट, तो ये बिजनेस इनकम आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था, सिर्फ उसके अंदर P&L अकाउंट नहीं दिया था, ये था जून 2023 का पेपर, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। दैट्स इट दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अगर इतनी प्रैक्टिस की हो तो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। पीजीबीपी की तैयारी करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंत में मैं आपको बताऊंगा, और वो ये कि एक तो डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 33 AB, मैं आपको कुछ सेक्शन लिख दूं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख दूं जो मेरे को लगता है एग्जाम में आएंगे, वो है सेक्शन नंबर 32 यानी डेप्रिसिएशन,
सेक्शन नंबर 35 AD यानी स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 33 AB यानी टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, सेक्शन 35 ABB यानी टेलीकॉम लाइसेंस, ठीक है। फिर इसके बाद एक आप लोग करो सेक्शन नंबर 40 इंटरेस्ट लोन वाला। देखो आया नहीं है ये, बट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 40 का। इंटरेस्ट लोन फॉर नॉन रेजिडेंट पेमेंट करने पर आपने TDS नहीं काटा तो वो इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ नहीं होती, वो सब बातें। फिर इसके अलावा सेक्शन 43B, ठीक है, 43B। 44 में एक AD और AE जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है, प्रिजम्पटिव इनकम, दैट्स इट। ये PGBP के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, ठीक है। आओ, दैट्स इट दोस्तों। तो ये PGBP की प्रैक्टिस हो गई है। अगली क्लास में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए कैपिटल गेन। क्या लेके आऊंगा? कैपिटल गेन लेके आऊंगा, क्योंकि कैपिटल गेन के भयानक भयानक क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो कैपिटल गेन के लिए वेट करेंगे अगली वीडियो के लिए, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है ना, प्लीज लाइक कर दिया करो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी बढ़ावा मिले, मैं भी फिर वीडियो पे वीडियो बनाऊं। और देखो एक बार बढ़ावा मिलता है ना, उसके बाद फिर आतंक मच जाएगा, समझ गए मेरी बात। पर वो बढ़ावा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आप लोगों का काम क्या है? वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, बाय बाय।